So this is the topic that we are going to discuss today, that is sponging and grooming. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ ट्रेनिंग मतलब एक साइड वन साइडेड ट्रेनिंग नहीं होगा, बोथ साइड से मतलब आप लोग से भी इंटरेक्शन होने पड़ेगा कि हम जो मुझे मालूम नहीं आप लोग बोल सकते हो और जो भी मिस्ड हो गया वो आप लोग बता सकते हो मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा बात को ही सुनते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का स्पंजिंग एंड ग्रूमिंग। स्पंजिंग का मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे पहले से, है कि नहीं। ये तो हम लोग का जब से नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं तो स्पंजिंग तो हम लोग करके प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। तो आज सर ने क्या एडवाइस किया, मतलब हम लोग सालों साल से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं लेकिन किसी को इसका मीनिंग पता नहीं है कि हम लोग का सीनियर्स लोग, हम लोग का जो ट्रेनर लोग ने करने दिया तो हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही कर रहे हैं। किसी किसी को मीनिंग पता ही नहीं होगा, तो जस्ट हम लोग आइडिया शेयर करते हैं करके सर ने मुझे बोला, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। तो स्पंजिंग एक अलग टर्म है और ग्रूमिंग एक अलग टर्म है, दोनों एक साथ टॉपिक में आता है। लेकिन आज क्या करेंगे, हम इन दोनों को आधा टुकड़ा करके सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे स्पंजिंग, उसके बाद धीरे धीरे से ग्रूमिंग की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्पंजिंग क्या है वो देखते हैं। स्पंजिंग क्या है सबको आसान से तो दिखाई दे रहा है ना। कोई पीछे में है दिख नहीं रहा है तो आगे में सीट खाली है, आ सकता है, ठीक है। A bath in which a person is not placed in water but is clean with a wet soapy sponge or cloth। इसका मीनिंग क्या है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, सबको इजीली समझ में आने का तरीका से। A bath in which a person is not placed in water, ऐसा हम लोग पेशेंट लोग को नहलाता है जो पेशेंट को हम लोग पानी में नहीं डालते हैं। नॉर्मली बाथिंग में क्या करता है, आदमी बाथरूम में जाता है, पानी डालता है कि नहीं, घर में जो हम लोग रेगुलर बाथिंग करता है। तो स्पंजिंग में क्या करता है, हम लोग आदमी को पानी में नहीं डालता है डायरेक्टली, गीला कपड़ा सोपी स्पंज जो होता है उसमें साबुन लगा के, नहीं तो गीला कपड़ा, उसी से हम लोग बॉडी को हेड टू टो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पंजिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है फर्स्ट डेफिनेशन। किसी को कुछ क्वेरी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ हो पूछ लेना। नेक्स्ट आ गया, अभी स्पंजिंग में हम लोग मेनली आज दो टाइप्स का डिस्कस करेंगे। उसमें एक नंबर 1 पॉइंट में जनरल बाथिंग, जो कि क्या है, बेड बाथ, बिस्तर में हम लोग बाथिंग कैसे देता है उसको। स्पंजिंग का 2 टाइम में से ये पहला पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा, टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग एक ऐसा स्पंजिंग है जो मेडिकली फीवर रिडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये घर में भी एवरीबडी नोस अबाउट दिस, लेकिन आज टेपिड स्पंजिंग करके लिखा है तो शायद कोई सोच रहा होगा कि ये नया टर्म है। ये कोई नया टर्म नहीं है, हम लोग घर में भी रेगुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाद में हम लोग इमेज भी दिखाएंगे टेपिड स्पंजिंग का मतलब क्या होता है, हाँ। और जनरल बाथिंग के बारे में हम डिस्कस पूरा डिटेली करेंगे। टेपिड स्पंजिंग के लिए हम लोग इमेज आप लोग को दिखाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा इमेज को देख के ही, ठीक है। यह है टेपिड स्पंजिंग और कॉल एप्लीकेशन। यूजुअली जब बच्चा लोग फीवर होते हैं, फीवर कब मानेंगे हम लोग, कौन सा टेम्परेचर में हम लोग फीवर है बोलेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, कोई बोल सकता है क्या। 98. ठीक है, थैंक यू। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अगर उससे ज़्यादा आ गया लाइक 99, 100, फॉर सपोजिंग बेबी बच्चा लोग को 99 टेम्परेचर आया तो हम लोग डायरेक्ट पैरासीटामोल देता है क्या, नहीं देता है, हाँ। ऑब्वियसली डॉक्टर लोग पहले स्पंजिंग को ही एडवाइस करेंगे, तो वो स्पंजिंग हम लोग बच्चा के ऊपर रखता है गीला कपड़ा करके या कोल्ड स्पंजिंग करके, माथा में फोरहेड में जो रखता है उसको बोलते हैं, हाँ, टेपिड स्पंजिंग। टेपिड स्पंजिंग से फोरहेड में नहीं रखता है हम लोग,
बिलो द आर्मपिट्स रखता है, ठीक है, अंडर आर्म में रख सकता है, ग्रोइन एरिया में रख सकता है, जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होके जमा होके रहता है, जहाँ पे हीट ज़्यादा होता है उसमें हम लोग गीला कपड़ा करके रख देते हैं, उसको टैपिड स्पंजिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना तक? अब नेक्स्ट में यही मेन हम लोग बात करने वाला है, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ होता है। टैपिड स्पंजिंग हमेशा घर में हम लोग रेगुलरली भी यूज़ करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद ज़्यादातर इसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं, बेड बाथ को, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादातर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेड बाथ का मीनिंग क्या है? बेड बाथ मीन्स बाथिंग ए पेशेंट हु इज़ कन्फाइंड टू बेड। कन्फाइंड टू बेड मतलब जो पेशेंट बेड रिडन है, जो बिस्तर से बाहर नहीं जा सकता, उठ के नहीं जा सकता, ना बैठ सकता, ना खड़ा हो सकता, ना बाथरूम में जा सकता, उन लोग को बोलते हैं कन्फाइंड टू बेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? कन्फाइंड टू बेड एंड कैनॉट हैव द फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ बाथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल देने से आप लोग को आसान से समझ में आएगा। पोस्ट सिजेरियन पेशेंट जिसको हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया दे के रखता है, उन लोग को एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए हम लोग बेड से उठने नहीं देता है कि नहीं। विदाउट पिलो हम लोग सोने देता है, फुट एंड एलिवेट करने देता है, सिर को मत उठाओ बोलता है ना, पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को। और नेक्स्ट डे जब सेकेंड डे होगा, उस दिन को हम लोग उन लोग को हेल्प करते हैं खुद का पर्सनल हाइजीन क्लियर करने में। जैसे कि हम लोग ने स्पंजिंग दिया रोज़, है कि नहीं, वार्ड का सिस्टर्स लोग रेगुलरली देता है ना पोस्ट पेशेंट लोग को, उसको बोलते हैं हम लोग बेड बाथ, ठीक है। पेशेंट लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद, ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होने के बाद बिस्तर से नहीं उठ पाता है या वो बाथरूम तक नहीं जा पाता है, ठीक है। उन लोग पेशेंट को जो हम लोग बेड में गीला कपड़ा से क्लीन कर देते हैं, उन लोग को हम लोग पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं बेड बाथिंग, ठीक है, या स्पंजिंग भी बोल देते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे कि बेड रिडन पेशेंट को हम लोग क्यों बेड बाथ देता है, हाँ, रीज़न, पर्पस क्या है उसका, ऐसे तैसे दे रहा है क्या, कुछ तो मीनिंग है कि नहीं। नर्सिंग प्रोफेशन में हम लोग एक प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करके उसके इवैल्यूएट करना ज़रूरी है बोलने से कुछ तो कारण है उसमें, है कि नहीं। इसलिए उसका पर्पस को देखते हैं। पहले में टू क्लींस द बॉडी ऑफ डर्ट, शरीर में जो भी गंदा है, गंदगी है ना, वो सबको क्लीन करने के लिए हम लोग बेड बाथ देते हैं। हाँ, कोई आप लोग ने देखा होगा कि गांव से आदमी आया, लंबा जर्नी करके आया है ना, वो लोग अच्छा से नहा धो के नहीं आया, उन लोग को शरीर में बहुत सारा गंदा होता है कि नहीं, गाड़ी से ट्रैवल करके आया, धूल मिट्टी है, उन लोग को क्लीन करने में हम लोग हेल्प करते हैं थ्रू द बेड बाथिंग, ओके। नेक्स्ट में टू रिफ्रेश। एग्जाम्पल, हम लोग अभी हेक्टिक ड्यूटी कर रहा है पूरा हॉस्पिटल में, ओटी स्टाफ लोग सुबह से रात तक 12 केस कर रहा है, 15 केस कर रहा है, रेस्ट नहीं मिला, पसीना पसीना हो रहा है कि नहीं। वो हम लोग नहाने के बाद फ्रेश हो जाता है ना, तो ऐसे ही पेशेंट लोग भी, उन लोग को क्लीन करने के बाद वो लोग भी फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में टू रिफ्रेश। उसके बाद टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन। अभी देखो, एक पेशेंट बेड रिडन है, बिस्तर में लेटे ही रहा है 12 आवर्स, 8 आवर, 24 आवर्स, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, ठीक है। एक जगह में मतलब होने से भी स्लो हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, अगर बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा तो, ठीक है। उन लोग को हम लोग स्पंजिंग देंगे, थोड़ा मसल में हम लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि नहीं, कुछ तो प्रेशर जा रहा है, तो उसमें हम लोग को पेशेंट लोग को ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट देने में हेल्प आ जाता है स्पंजिंग देते समय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन। स्पंजिंग देने से पेशेंट लोग को रिलैक्सेशन एक हो जाता है और कंफर्ट होता है। गंदगी में कोई भी इंसान रहने का मन नहीं करता है कि नहीं, तो नहा धोने के बाद, क्लीन होने के बाद वो लोग भी कंफर्टेबल भी फील होता है और रिलैक्स भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में टू फैसिलिटेट हेड टू टो असेसमेंट। टू फैसिलिटेट मतलब हम लोग क्या बोलेंगे,
टू मेक पॉसिबल, नहीं तो एंश्योर। फैसिलिटेट का मीनिंग क्या होता है? श्योर करना, ठीक है, पॉसिबल करना। किसको? हेड टू टो असेसमेंट, सर से लेके पाँव तक असेसमेंट करने को मिलता है चांसेस। असेसमेंट का मतलब कुछ गलत हुआ है क्या, ना कहीं पे कुछ इंजरी है क्या, हेड में कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सब भी देखने में हेल्प हो जाता है। हेड टू टो असेसमेंट करने में हेल्प हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलता है टू फैसिलिटेट हेड टू टो असेसमेंट। नेक्स्ट में टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमने पहले भी बोला था। अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, बॉडी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो स्पंजिंग देके हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट में टू इंड्यूस स्लीप। हमने कई बार सुना होगा कि बच्चा लोग दिन में नहीं नहाएगा तो रात को नींद नहीं आता है ना? सुना होगा कहीं पे ना? आप लोग ने घर में सुना होगा, मम्मी लोग, आंटी लोग, दादी लोग बोलते हुए सुना होगा कि बच्चा लोग दिन में नहीं नहाएगा तो रात में नींद नहीं आएगा। सेम अप्लाइज हियर, ओके, टू इंड्यूस स्लीप। साफ सुथरा रहेगा, फ्रेश रहेगा तो पेशेंट लोग को भी आराम से नींद आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में टू प्रिवेंट प्रेशर शॉर। प्रेशर शॉर का मीनिंग कोई बोल सकता है क्या? प्रेशर शॉर का मीनिंग क्या हो सकता है? यस, बेड सोर्स। बेड सोर्स मतलब जिस बॉडी पार्ट हम लोग बेड से डायरेक्ट कांटेक्ट होकर प्रेशर होता है, लाइक शोल्डर एग्जांपल, लाइक, ओके, और ये बैक ऑफ द फुट और बटक्स एरिया, ये सब बेड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हम लोग का बॉडी, है कि नहीं? तो प्रोलॉन्ग टाइम अगर बेड पेशेंट रिडन रहेगा तो वहाँ पे बेड सोर्स बनने का चांसेस रहता है, तो उसको प्रिवेंट करने में भी हेल्प होता है। हाँ, उसके बाद टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी सरफेस। अब हॉस्पिटल में आया है पेशेंट लोग, कहीं पे लेबोरेटरी में जाता है, कहीं मेडिसिन लेने जाता है, कहीं कहाँ पे जाते हैं, कहीं से भी केमिकल लग सकता है कि नहीं? तो वो चीज़ हम लोग की स्किन के ऊपर में या बॉडी में कांटेक्ट आने के बाद टॉक्सिक हो सकते हैं, उसको रिमूव करने में भी हेल्प हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट में टू मेंटेन एन इफेक्टिव नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप। अभी स्पंजिंग देगा तो एक नर्स और पेशेंट तो रहेगा, है कि नहीं? तो हम लोग स्पंजिंग करते समय मुंह बंद करके पूरा पेशेंट को बात किए बिना स्पंजिंग देगा क्या? कुछ तो बात करेंगे, आपका नाम क्या है, अभी आपको स्पंजिंग दे रहा है हम लोग, कैसा लग रहा है, कौन सा जगह में आपको गंदा लग रहा है, ये सब तो पूछेंगे ही, है कि नहीं? कम्युनिकेशन हो जाएगा तब पेशेंट को भी कंफर्टेबल फील हो जाता है। हाँ, उसी को बोलते हैं नर्सेस पेशेंट रिलेशनशिप। आपने जो नर्सिंग केयर दिया पेशेंट को, जो आप काम कर रहे हो वो नर्सिंग केयर है, तो वो आप देके पेशेंट के साथ जो रिलेशन बना रहे हो उसको बोलते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके नेक्स्ट में क्या आएगा? टू गिव हेल्थ इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट। अभी पेशेंट लोग स्पंजिंग देते समय पूछेगा आपको, फॉर एग्जांपल पोस्ट सिजेरियन पेशेंट या नॉर्मल डिलीवरी, किसी भी डिलीवरी पेशेंट लोग, सिस्टर आप लोग यहाँ पे तो हम लोग को स्पंजिंग दे रहा है, घर में जाके स्पंजिंग लेना पड़ेगा क्या? एक क्वेश्चन पूछा आपने आप लोग को, है कि नहीं? तो सिस्टर्स लोग ने आंसर दिया कि घर जाके डॉक्टर ने आपको नहाना धोना अलाउड किया है कि नहीं? एक इंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं कि आप लोग को अलाउड किया, आप लोग नहा सकते हो, है ना? और बेबी लोग को मदर लोग पूछता है कि सिस्टर मेरे बेबी अगर घर जाने के बाद ऐसे ही बुखार आता रहा, जो डॉक्टर ने तो बोला कि 100 ना 101 आने तक मेडिसिन देना मना किया है, तो मैं क्या कर सकता है? तब आप लोग ने एडवाइस किया कि आप स्पंजिंग करते रहो, टेम्परेचर कम होने में मदद होता है, तो वो भी तो एक एडवाइस दिया होता है कि नहीं? उसी को बोलते हैं, ठीक है, टू गिव हेल्थ इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसी को बोलते हैं इसको। हाँ, टू रिमूव अनप्लेजेंट ओडियर्स फ्रॉम द बॉडी एंड क्लॉथ्स। अभी स्पंजिंग दिया है तो हम लोग जरूर कपड़ा तो बदलेंगे, है कि नहीं? जो पहना वाला कपड़ा दोबारा पहनाएगा क्या? नहीं, फ्रेश वाला पहनाता है, क्लीन वाला, है कि नहीं? तो पेशेंट लोग का हम लोग स्पंजिंग क्यों देता है? टू रिमूव अनप्लेजेंट ओडर, जो गंदा स्मेल आता है उसको हटाने के लिए, और जो क्या बोलते हैं पुराना कपड़ा है उसको चेंज करके एक नया कपड़ा डालने के लिए हम लोग उन लोग को स्पंजिंग देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट में टू मिनिमाइज द स्किन इरिटेशन, सपोजिंग अभी ओटी के लिए पेशेंट गया, सिजेरियन करते समय बिलो द स्टर्नम है ना, बिलो द स्टर्नम टिल द नी आप लोग स्क्रबिंग करता है ना, बिटाडिन स्क्रबिंग, तो वो वाला स्क्रबिंग वार्ड में जब पेशेंट लोग आता है एक दिन पूरा 24 आवर्स रह जाता है, तो वो बिटाडिन पेशेंट लोग को इरिटेट करता है, स्किन में एकदम सूख जाता है, ड्राई हो जाता है ना, तो वो सब रिलीव करने के लिए स्पंजिंग देना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग रेगुलरली सेकेंड डे को स्पंजिंग देते हैं, ठीक है, उसी को बोला है टू मिनिमाइज द स्किन इरिटेशन। हाँ, टू प्रमोट इन पेशेंट रिकवरी, अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, 4 दिन रह गया, तो और एक बार भी स्पंजिंग नहीं हुआ या बॉडी क्लीनिंग नहीं हुआ, तो रिकवरी में फास्ट होगा क्या? उल्टा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, है कि नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल हम लोग केमिकल यूज़ करेगा, बिटाडिन यूज़ करेगा, है ना, और बहुत सारे सॉल्यूशन यूज़ करेगा, इंजेक्शन यूज़ करेगा, उन सब में से बैक्टीरिया ग्रोन हो गया, उल्टा उन लोग को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो सबको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बेड बाथिंग देते हैं, ठीक है, इतना तक समझ में आया है? किसी को कुछ बोलना है क्या? अगर नहीं है तो नेक्स्ट में जाते हैं। अभी स्पंजिंग का हम लोग इतना डिस्कस कर लिया है, कुछ बोलना है क्या? अगर किसी को कुछ पूछना है तो शायद लगता है सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ग्रूमिंग ऑफ पेशेंट। ग्रूमिंग ऑफ पेशेंट में क्या आएगा, इसका डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि ग्रूमिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। द केयर और एडवाइस गिवन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू देयर पेशेंट्स, केयर नहीं तो एडवाइस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब हम लोग, हाँ, जो भी हेल्थ केयर देगा, नर्सेस, डॉक्टर, ठीक है, वो लोग पेशेंट्स लोग को जो एडवाइस देगा, टू कीप देम क्लीन एंड मेक देयर फेस, माउथ, हेयर, नेल्स एंड स्किन लुक्स नाइस एंड क्लीन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग हाइजीन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल, हम लोग जैसा पेशेंट लोग को अपना फेस को कैसे रखना है, अपना माउथ को कैसे क्लीन करना है, नेल्स को कैसे साफ रखना है, या हेयर को कैसे रखना है, वो जो एडवाइस देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करना मतलब काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ, उसी को बोलते हैं ग्रूमिंग, ग्रूमिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये प्रोसेस हम लोग करने से पेशेंट का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में मदद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में अभी ग्रूमिंग ऑफ पेशेंट क्यों करना है, पर्पस, टू कीप द माउथ एंड टीथ इन क्लीन एंड गुड कंडीशन। अगर पेशेंट लोग, आप लोग सोचो, आप लोग पेशेंट देखने जा रहा है रूम में, या अभी ओटी होने वाला है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप कर रहा है सागर सर, ठीक है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते समय पेशेंट लोग को जीए देने वाला है, तो माउथ देखता है कि नहीं, कितना गैपिंग है, डेंचर्स है कि नहीं, तो सोचो वो पेशेंट तामुल खा के आया या गुटखा खा के आया तो कैसा लगेगा, केयर करके नहीं आया, गंदा से आया, स्मेल निकल रहा है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम लोग भी जब वार्ड में पेशेंट लोग को देखने जाता है, पेशेंट लोग बिना ब्रश किए हम लोग को बात कर रहा है, तो अच्छा लगता है क्या? या वो कुछ टबैको खा के आया, सिगरेट स्मोक करके आया, स्मेल आ रहा है, हम लोग को भी तो कंफर्टेबल फील नहीं होता है ना, तो उन लोग को बताना है कि माउथ को कैसे क्लीन करना है, ठीक है। टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल एंड जनरल इन्फेक्शन। अभी ग्रूमिंग क्यों करना है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कुछ अलावा इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग पेशेंट लोग को ग्रूमिंग करना ज़रूरी होता है। उसके बाद टू मेंटेन क्लीनिनेस ऑफ द स्कैल्प एंड हेयर। अभी स्कैल्प क्या है बोलने से, ये सर का जो स्किन होता है उसको हम लोग स्कैल्प बोलते हैं, उसमें डैंड्रफ है या कुछ इंजरी हुआ है या स्कार हुआ है या पेडिकुलोसिस हुआ है, पेडिकुलोसिस समझ में आता है क्या, पेडिकुलोसिस में जुआ हो गया, हाँ, वो सब डिटेक्ट करने के लिए ग्रूमिंग करना ज़रूरी है, हाँ। नेक्स्ट में टू प्रोमोट कंफर्ट एंड सर्कुलेशन, इसमें भी फिर से आ गया कंफर्ट एंड सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट में इट मेंटेन हेल्दी अपीयरेंस एंड गिव सेटिस्फेक्शन टू द पेशेंट।
पेशेंट अच्छा से ग्रूमिंग हो गया, नहा धो लिया, नया कपड़ा पहन रहा है, फ्रेश हो गया, तो वो लोग को हेल्दी अपीयरेंस मतलब पेशेंट साइकोलॉजिकली भी रिकवर होने लग जाता है। हाँ, उसी को बोलते हैं हेल्दी अपीयरेंस। एंड सेटिस्फेक्शन टू द पेशेंट, सेटिस्फाइड होता है मतलब मुझे कोई गंदा नहीं सोचता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उसमें। उसके बाद टू मेंटेन एन इफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसमें भी फिर से आ गया नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप। ठीक है, वो तो पहले बोल दिया था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट में ट्रिमिंग नेल्स एंड कीपिंग शॉर्ट एंड क्लीन हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। अभी पेशेंट लोग मेनली सिजेरियन करने वाला प्रेग्नेंट पेशेंट, ये मिथ है लेकिन वो लोग मानते हैं, ठीक है, कि प्रेगनेंसी टाइम में हम लोग नाखून काटने से बेबी का लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, ना बेबी को कुछ प्रॉब्लम होगा, ना लंबा लंबा नेल्स लेके आते हैं, नेल पॉलिश लाल लाल नेल पॉलिश लगा के आते हैं, है कि नहीं। और अंदर में तो बैक्टीरिया जर्म्स बैठा हुआ है, दिखाई तो नहीं देगा विद नेकेड आइज से तो दिखाई नहीं देगा, अंदर माइक्रोस्कोप भी दिखता है ना। तो वो सब पेशेंट लोग को एडवाइस करना है कि कैसा नॉट को नेल्स को शॉर्ट रखेंगे, ये लंबा होने से बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड होगा, इन्फेक्शन कैसे होगा, कहाँ से आ सकता है, वो सब समझाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट में वेयरिंग क्लीन एंड अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग इज इसेंशियल फॉर, ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ज्वाइन है। हाँ, wearing clean and appropriate clothing is essential for maintaining good appearance and preventing spread of germs. अच्छा क्लीन नीट एंड टाइडी ड्रेस क्लॉथ्स पहनने से जर्म्स को स्प्रेड होने में प्रिवेंट करता है और अच्छा दिखने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट में टू मेंटेन हाई सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट। अभी हाई सेल्फ एस्टीम को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका मीनिंग कोई पता है क्या? सेल्फ एस्टीम का मीनिंग होता है अपने आप के बारे में अच्छा सोचना। ठीक है, सेल्फ एस्टीम का मीनिंग वो हो गया अपने आप के बारे में अच्छा सोचना, उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट, पेशेंट लोग के खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट में टू एनकरेज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट करना, हाँ, हाथ पाँव हिलाना, उठना बैठना, ठीक है, उस सबको हम लोग मोबिलाइजेशन बोलते हैं। उसको भी एनकरेज हो जाता है जब ग्रूमिंग करते हैं। आप लोग बोलते हैं भाई दो थोड़ा बैठ जाइए, हाँ, बाल को कूम कर देगा ना, आपका नाखून को, ये बात करते समय प्रोसीजर को हम लोग करते समय मोबिलाइजेशन भी हो जाता है हम लोग का। ठीक है। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, अभी ये ग्रूमिंग और स्पंजिंग करते समय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि हम लोग नर्स लोग क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को ऐसा नहीं कि दरवाज़ा खोल दिया घुस गया, कर्टन नहीं डाला, विंडो बंद नहीं किया, डोर लॉक नहीं किया, कपड़ा खोल दिया, स्पंजिंग दे दिया, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट लोग का प्राइवेसी को भी हम लोग प्रोटेक्ट करना है, कर्टन डालना है कि नहीं, ठीक है, समझाना भी है उन लोग को। नेक्स्ट में एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू विन द कॉन्फिडेंस एंड द कोऑपरेशन ऑफ द क्लाइंट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं वो उन लोग को बोलना भी ज़रूरी है, ठीक है, तभी पेशेंट लोग हम लोग को कोऑपरेट करेगा। ठीक है आप कर लो, नहीं तो घुस गया कुछ बोले नहीं, स्पंजिंग दे रहा है अभी करके पूरा बॉडी में पानी डाल दिया, गुस्सा आएगा पेशेंट लोग, है ना, अटेंडेंट लोग आके हम लोग को झगड़ा करना लग जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए उन लोग को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट में वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। ये तो नर्सिंग का मेन पॉइंट है। एनीवेयर, एवरीवेयर, एवरी टाइम, एनी प्रोसीजर करते समय ये तो होना ही पड़ेगा, हैंड वॉशिंग। ये तो बोलने का ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, बोलने का ज़रूरत है ही नहीं, ये तो पहले ही से हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं ना। ऑल आर्टिकल्स यूज इन द प्रोसीजर शुड बी क्लीन। हम लोग जो भी आर्टिकल यूज़ करेगा, जैसे टॉवेल हो, स्पंजिंग देते समय कोम हो, नेल कटर हो, जो भी हो, हम लोग जो यूज़ करेगा वो सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सफ़ा वाला। ऐसा नहीं कि रस हो रहा है उसमें, टिटनस इन्फेक्शन होने का चांस है ना, तो उन सब से बचने के लिए वो सब भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऑल नीडेड इक्विपमेंट शुड बी रेडी।
स्पंजिंग देने आया, मालूम चल गया कि स्पंजिंग तो लाया ही, स्पंज तो लाया ही नहीं, हाँ? आज सीजरियन करने आया मालूम हुआ कि वाइक्रिल तो लिया ही नहीं, स्टिचेस मेट्रेल लिया ही नहीं। ऐसा होने से थोड़ी ना होगा, हाँ? पेशेंट को जीए देने वाला है एनेस्थेटिस्ट, ईटी ट्यूब नहीं लाया वार्ड में सिस्टर लोग, हाँ? स्पंजिंग देने आया है, ग्लव्स है ही नहीं पेशेंट का रूम में, कैसे होगा? मेटेरियल्स होना चाहिए कि नहीं, हाँ? ऑल इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं? मालूम पड़ा कि बाथरूम में पानी आया ही नहीं है, पेशेंट का कपड़ा तो खोल के रख दिया, अभी क्या करेगा? आके बोलेगा भाईडू कपड़ा तो खोल दिया, पानी नहीं आया, क्या करेगा? अभी दोबारा पहनाएगा क्या कपड़ा? उल्टा गाली खा के मरेगा हम लोग, है कि नहीं? पहले मटेरियल्स को चेक करना ज़रूरी है और इक्विपमेंट सब सामान है कि नहीं, ठीक है? कपड़ा तो खोल दिया, अभी नया कपड़ा पेशेंट लोग लाया ही नहीं घर से, क्या करेगा उस समय? रुकते रहेगा क्या? पेशेंट लोग को बेडशीट से ढक के रख दिया 24 आवर्स, है ना? सामान है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है, हाँ? ओनली स्मॉल एरिया शुड बी एक्सपोज ड्यूरिंग बाथ टाइम। बेड बाथ दे रहे हैं हम लोग, पूरा पेशेंट को एक साथ कपड़ा नहीं खोलना चाहिए, ठीक है? पहले हेड को अच्छा से क्लीन कर दिया, उसमें ड्राई कर दिया, फिर वेस्ट तक हमने कपड़ा खोला, आर्म्स क्लीन किया, चेस्ट एरिया क्लीन किया, फिर उसको ड्राई किया, उसको कवर कर दिया, फिर नेक्स्ट में लोअर लिम्स लेग्स को क्लीन किया, ग्रोइन एरिया क्लीन किया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप छोटा 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 जगह को एक्सपोज करके क्लीन करना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि पूरा खोल के एक साल में पूरा गीला कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट में कट शॉर्ट द नेल्स इफ दे आर लॉन्ग और एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द पेशेंट। अगर पेशेंट लोग का नाखून लंबा लंबा है तो कट करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को कट करने नहीं देता है पेशेंट लोग, है कि नहीं? तो उन लोग को समझाना चाहिए कि लॉन्ग नेल्स रखने से क्या होता है। आप लोग बोल सकते हैं कि बेबी को इंजरी हो सकता है, जब बेबी लेते समय लंबा नेल्स होने से बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है, फीडिंग करते समय, है ना? मदर का फिंगर से जर्म्स वगैरह बेबी का माउथ तक जा सकता है, तो इन्फेक्शन तो ऑब्वियसली होगा। तो वो सब अगर समझाने से पेशेंट लोग मान लेगा आराम से। क्लीनिंग शुड बी डन फ्रॉम द क्लीनेस्ट एरिया टू द लेस क्लीन एरिया। ये तो ओटी सिस्टर लोग को बहुत आता होगा, ड्रेसिंग करता है ना, हम लोग लेस क्लीन एरिया से क्लीन एरिया में जाता है या क्लीन एरिया से लेस क्लीन एरिया में जाता है। सपोजिंग अभी वुंड ड्रेसिंग होगा, वुंड ड्रेसिंग में हम लोग बाहर से अंदर आता है या अंदर से बाहर जाता है? अंदर से बाहर जाता है ना, है ना? क्लीन एरिया को पहले साफ करते हैं, उसके बाद गंदा एरिया में दोबारा जाता है ना, ऐसे ही क्लीन करना है, हाँ? स्पंजिंग करते समय ऐसा नहीं कि पाँव में पहले क्लीन किया फिर माथा में फिर चला गया तो पाँव का जर्म्स ऊपर में लेके चला गया, है ना? ऐसा नहीं करना है। और आदमी का सबसे गंदा एरिया होता है हाथ। हाथ पोंछने के बाद मुंह या नाक में साफ नहीं करेगा, ठीक है? नीचे आराम से आउटर एरिया में जाना चाहिए, पहले अंदर से साफ करो फिर आउटर एरिया में जाना चाहिए। अवॉइड स्पंजिंग इमीडिएटली आफ्टर मील, इट विल इंटरप्ट इन द डाइजेशन प्रोसेस। अभी हम लोग पेशेंट लोग खाना खाते ही स्पंजिंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग को डाइजेशन जो ब्लड सप्लाई होता है, अगर हम लोग खाना खाने के बाद में इमीडिएटली स्पंजिंग देगा, ब्लड सप्लाई बाहर में स्किन की तरफ आ जाएगा, गीला हो रहा है तो उन लोग को डाइजेशन में जो काम करने वाला है वो स्किन में ऊपर आ जाएगा, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है? एटलीस्ट 1 आवर तो रुक के बाद में देना है, खा लेने के बाद, ठीक है? नेक्स्ट में क्रीम्स, ऑयल और लोशन आर यूज टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द स्किन। अभी हम लोग ने स्पंजिंग दिया साबुन के साथ, तो साबुन तो टॉयलेट सोप ही होता है यूजुअली, है ना? तो स्किन को ड्राई कर देता है और ऊपर से फैन चलाएगा, है कि नहीं? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्रीम, ऑयल नहीं तो लोशन लगाना ज़रूरी है, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? और किसी को कुछ पूछना है? Sponging usually takes for at least 5 to 10 minutes.
उससे ज़्यादा देगा तो पेशेंट लोग हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। और एक टाइमिंग होता है क्या, मतलब ऐसा ये बोला ना इमीडिएटली खाने के बाद नहीं देना चाहिए, तो स्पंजिंग का हाँ, एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द मील खाना एटलीस्ट। खाने के बाद। हाँ, अगर खाना खा लिया पेशेंट ने, खाने से पहले तो एनी टाइम आप दे सकते हो, अगर खा लिया बाय चांस तो एटलीस्ट 1 आवर के बाद में स्पंजिंग देना चाहिए। अगर सुबह दे दिया तो प्रॉब्लम होगा क्या, बस ऐसा ही नहीं जानने नहीं को नहीं, पूछ रही हूँ। वो तो पेशेंट जिस टाइम में कंफर्टेबल है वो ले सकता है। अगर खाना खा लिया तो एटलीस्ट 1 आवर गैपिंग करके देना चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं, बेड सोर के ऊपर में हम लोग अलग से मटेरियल यूज़ करेंगे, लाइक वो इक्विपमेंट्स में आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट में हम बता रहे हैं। रिक्वेसिव्स स्पंजिंग देते समय क्या क्या लेना है। बेसिन ऑफ वाटर एडजस्ट टेम्परेचर टू द पेशेंट्स कंफर्ट। ठंडा दिन है, गर्म दिन है, जो पेशेंट को कंफर्टेबल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर को पानी मिक्स करके हम लोग लेना है, ठीक है। ट्रे कंटेनिंग टॉयलेट सोप, टॉयलेट आई थिंक शुड बी पाउडर, नो, टॉयलेट पाउडर, क्रीम कॉम, पेस्ट एंड नेल कटर। टॉयलेट सोप बॉडी वॉश के लिए, टॉयलेट पाउडर क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग अंडर आर्म्स एग्जाम्पल, हाँ, और ग्रोइन एरिया, बेड रिडन पेशेंट वो लोग को हम लोग अप्लाई करता है ना बेड सोर से बचने के लिए, बटक्स के ऊपर में। और क्रीम स्किन ड्राई को प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली, कोम बाल को ठीक करने के लिए, पेस्ट ओरल केयर के लिए, एंड नेल कटर नेल नाखून काटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में ए सेट ऑफ टॉवल, फेस टॉवल। अभी पाँव मूछने वाला टॉवल से मुंह नहीं मूछेंगे हम लोग, ठीक है। तो फेस के लिए टॉवल अलग, स्पंज क्लॉथ जिससे हम लोग स्पंजिंग देगा उसका क्लॉथ अलग से लेना है, एंड बाथ टॉवल पूरा शरीर को वाइप ऑफ करने के लिए एक टॉवल ज़रूरी होता है। नेक्स्ट में बेड लिनन एज रिक्वायर्ड। अभी पेशेंट को स्पंजिंग देने के बाद नया कपड़ा डाल दिया और सेम बेडशीट में हम लोग सोलाएगा क्या, नहीं ना, नया बेडशीट चेंज करेंगे हम लोग, लिनन उसी को लिनन का मतलब उसी को बोलते हैं, हाँ। नया पिलो कवर, नया बेडशीट, नया ब्लैंकेट, नया मतलब एक दुकान से खरीद के नहीं है, हाँ, क्लीन एंड जो साफ हो चुका है उसको बोलते हैं। ए सेट ऑफ पेशेंट्स क्लॉथ, पेशेंट का कपड़ा, मॉइस्ट कॉटन वूल स्वैप, डोली राइट, मॉइस्ट कॉटन वूल स्वैप इसके लिए यूज़ करेंगे बेड सोर्स पेशेंट के लिए, ठीक है। वहाँ पे जो हम लोग रेगुलर स्पंजिंग वाला कपड़ा से वाइप नहीं करेंगे, उसमें ये कॉटन वूल स्वैप यूज़ करेंगे। या वो नीट एंड क्लीन दूसरा सामान से हम लोग क्लीन करना पड़े, उसमें सॉल्यूशन भी लग सकता है, लाइक बिटाडिन सॉल्यूशन है ना, ऑइंटमेंट अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया हो तो, ठीक है। जग ऑफ हॉट वाटर, अभी पानी बेसिन में हम लोग लेने के बाद पानी रूम टेम्परेचर में आने के बाद ठंडा हो जाता है ना, तो अगर पेशेंट को ठंडा लग गया और गर्म पानी का ज़रूरत हो तो हॉट वाटर हम लोग रेडी करके ही रखना है। हम लोग का यहाँ पे इजी है क्योंकि बाथरूम में गर्म पानी आता है टैप में, है ना, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जग ऑफ हॉट वाटर रेडी करके ही रखना है। बेड पान और यूरिनल विद कवर, पेशेंट बेड रिडन पेशेंट लोग स्पंजिंग देते समय या ग्रूमिंग देते समय, बेड रिडन वाला जो बेड से उठ के नहीं जा सकता है, अगर कैथेटर नहीं है, लाइक ऑब्जर्वेशन पेशेंट है ना, जिसका प्रीटर्म लेबर शुरू हो गया, अभी ऑब्वियसली वार्ड सिस्टम्स लोग को तो पता है, डिवाइडोलो ड्रिप दे के रखा है, वो लोग बाथरूम में नहीं जा सकते, उन लोग के लिए बेड पान लेना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट ठंडा होते ही यूरिन करने लग जाएगा, पेशाब लगेगा उन लोग के लिए, हाँ। और स्वेल लिनन बेड, अभी गंदा वाला कपड़ा बेडशीट पिलो कवर जो हमने चेंज किया उसको डालने के लिए लिनन बैग चाहिए, स्वेल मतलब गंदा हो गया, उसी को बोलते हैं स्वेल लिनन बैग। नेक्स्ट ग्लव्स एंड मास्क, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए चाहिए, ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, और फेस मास्क पेशेंट लोग के साथ कभी भी क्लोज बात करते समय और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है।
ठीक है डॉली, सेटिस्फाइड ना? द स्पंजिंग प्रोसीजर, इस स्पंजिंग का प्रोसीजर हम लोग कैसे करना है? स्क्रीन द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ये पहले भी ऑलरेडी बोला था, फिर भी रिपीट एज अ रिमाइंडर. ऑब्टेन द असिस्टेंस इफ नेसेसरी टू सपोर्ट और टर्न द पेशेंट. अभी एक ही सिस्टर गया है स्पंजिंग देने के लिए, अगर पेशेंट ओबेस्ट है, कवर्ड मतलब पेशेंट को टर्न करने में हेल्प करेगा. एक सिस्टर दूसरा अपोजिट साइड में जाएगा, होल्ड करेगा, बैक क्लीन किया, फिर इधर में टर्न करेगा. तो पेशेंट को हम लोग जब मोबिलाइज करेगा तब एक हेल्प ज़रूरी होता है, इसीलिए बोलता है ये सब. हाँ सपोर्ट बोलते हैं ना. कवर द पेशेंट विथ ए बेडशीट. अभी हम लोग क्या है, पेशेंट लोग नाइटी लेके आता है, नाइटी तो पूरा गाउन जैसा होता है ना, तो वो लोग पेशेंट लोग को क्लीन करते समय बेडशीट से हाफ हाफ कवर करना है. अपर पोर्शन क्लीन हो गया, अपर पोर्शन कवर किया, लोअर में क्लीन कर, लोअर क्लीन हो गया, लोअर में कवर करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपर पोर्शन कवर करा कि मुंह भी पूरा ढक दिया, ऐसा तो नहीं करना है. हाँ सिर तो एक्सपोज होना है. ठीक है, पता चला स्पंजिंग देते समय पेशेंट सांस रुक गया, फिर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट में अनड्रेस द पेशेंट अंडर द शीट. पेशेंट को जब भी हम लोग अनड्रेस करेगा, कपड़ा खोलेगा, बेडशीट के अंदर में ही हम लोग खोलना है. Place bath towel in position under the area to be washed and process the wash with wet sponge. First wet the area, then apply soap and dry in the following manners. टॉवेल को हम लोग, गीला टॉवेल को हम लोग जिस जगह में साफ करना है उसमें पहले रखेंगे, एरिया को पहले गीला करेंगे, उसके बाद साबुन लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद में साबुन लगा के क्लीन कर दिया, उसको फिर से ड्राई करेंगे. और कौन से तरीक़ा से हम लोग को साफ़ करना है? पहले फेस एरिया में, उसके बाद ईयर्स के बाद नेक, उसके बाद आर्म्स. ग्रेजुअली ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है. ठीक है, आर्म्स के बाद चेस्ट आएगा, फिर एब्डोमेन, फिर लेग्स एंड बैक. बैक को लास्ट में साफ़ करेंगे, क्योंकि बैक ज़्यादातर बैक में कंटेक्ट होके रहता है. ठीक है, और बैक में क्यों लास्ट करना है? पेशेंट को जितना हो सके लेटे लेटे हम लोग पहले क्लीन करेंगे. और बैक ऐसा जगह है जो उपाय नहीं है, पेशेंट को उठा के या टर्न करके ही क्लीन करना पड़ेगा, इसीलिए बैक को हम लोग लास्ट में क्लीन करेंगे. ठीक है, जो ग्रूमिंग का है ना, ये आपका 5 मिनट में आप कंप्लीट कर दो. हाँ. लास्ट में हमें लास्ट में वीडियो चालू हाँ करना है. ठीक है, ये थोड़ा जल्दी कर देना. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे नर्सेस ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स. अभी पेशेंट लोग को तो हम लोग केयर दे रहा है, स्पंजिंग दे रहा है, क्लीन पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहा है. अगर वो जो एडवाइस देने वाला आदमी गंदा से या प्रॉपरली ग्रूम नहीं होके करेगा तो पेशेंट लोग मानेगा थोड़ी ना, नहीं मानेगा, इसलिए बोल रहा है. हाँ, इसलिए नर्सेस ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है. हेयर को कैसे रखना है, टाई अप इफ लॉन्ग, अगर लंबा बाल है अच्छा से टाई अप करना है. फेस में नो हैवी मेकअप नहीं करना है नर्सेस लोग को. यूनिफॉर्म शुड ऑलवेज बी आयरन, यूनिफॉर्म वॉश हो गए, अच्छा से आयरन होना चाहिए. पैंट में योर ओन ट्राउजर नॉट अलाउड डिज़ाइन, बाहर से डिज़ाइनर वाला लॉन्ग पैंट नहीं पहनेंगे. ठीक है, जो यूनिफॉर्म है खुद का वही पहना. अभी खुद का हम लोग से तो हॉस्पिटल से मिला है बोल के ऐसा मत सोचो कि हम लोग का नहीं, वो हॉस्पिटल आप लोग को पहनने के लिए दे रहा है तो वो आपका ही है. ठीक है, तो उसी को बोला है, जो प्रॉपरली फिट है वही पहनना है. इसके बाद नेम टैग, आईडी प्रूफ जो होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए अच्छा से प्रॉपरली. कोई पॉकेट में डालेगा, कोई इधर मार रहा है, कोई पेट में मार रहा है, कोई राइट साइड में, ऐसा नहीं है, मिसप्लेस नहीं करना है, एक ही साइड लेफ्ट साइड में होना चाहिए. प्रोफेशनलिज्म है. हाँ, नेक्स्ट में शूज़, बड़ा शूज़, लूज शूज़ और ये हवा चप्पल पहन के आया, खटक लेडीज़ चप्पल पहन के, वो सब नहीं करना है. कंफर्टेबल प्रॉपर फिटिंग शूज़ पहनना है. इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग ऑफ नर्सेस, नर्सेस का
इम्पोर्टेंस ग्रूमिंग करने के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? Earrings, Oh. bangles. itu last আছে স্যার, last point আছে। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग ऑफ नर्स में मेंटेनिंग ए प्रोफेशनल इमेज। अच्छा से वेल ड्रेस होके आने से आप लोग प्रोफेशनल भी लगेगा। ऐसा नहीं कि बाहर में कोई मॉडल चल रहा है, मॉडल जैसा तो नहीं दिखना चाहिए हॉस्पिटल में आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट में फोस्टरिंग पेशेंट ट्रस्ट। फोस्टरिंग पेशेंट ट्रस्ट का मतलब क्या है? आपको देख के पेशेंट लोग के अंदर में ट्रस्ट होना चाहिए कि ये आदमी को मैं अपना हेल्थ को सौंप देगा तो ये अच्छा से मेरा ख्याल करेगा, वो होना चाहिए। उसी को बोलते हैं फोस्टरिंग पेशेंट ट्रस्ट, ठीक है। Ensuring a safe and hygienic environment, ultimately contributing to the quality of care provided. अगर अच्छा सेफ एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट होगा तो अल्टीमेटली ये किसको हेल्प करता है? क्वालिटी। आपने जो केयर दिया पेशेंट लोग को, उस वो क्वालिटी केयर होने में भी मदद होता है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट सेफ्टी, इसके अंदर में हम लोग नर्सेस को क्या करना है? हाइजीन, रेगुलर बाथिंग, यूजिंग डिओडोरेंट एंड गुड ओरल हाइजीन। नर्सेस लोग ऐसा नहीं कि डबल ड्यूटी कर रहा है बोल के ब्रश करना नहीं है, करके नहीं आया, नहा के नहीं आया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा से बाथिंग करना है, यूजिंग डिओडोरेंट, अच्छा स्मेल वाला साबुन यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रॉन्ग वाला यूज़ करेगा, ठीक है। और गुड ओरल हाइजीन, अच्छा से ब्रश करके मुंह धो के हाथ धो के आना है ड्यूटी के लिए। नेल केयर, नेल्स हमेशा शॉर्ट एंड क्लीन होना चाहिए। नो नेल पॉलिश इज अलाउड इन ड्यूटी टाइम, ठीक है। नेल पॉलिश अलाउड नहीं होता है। हेयर कॉम एंड टाई प्रॉपरली, हेयर को इधर उधर बाल को खोल के नहीं रखना है, अच्छा से पुटअप करो, टाई करो, कोम करो, नीट एंड टाइडी होना चाहिए। एंड फेशियल केयर, क्लीन एंड वॉश द फेस। नाइट ड्यूटी से मॉर्निंग डबल करने में मुंह धोना भूल गया, ऐसा नहीं करना है, अच्छा से फेस वॉश करके भी रहना है। सेंस, अवॉइड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और लोशन। अभी सेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम क्यों अवॉइड करना है कि किसी किसी पेशेंट को एलर्जिक होता है स्मेल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अस्थमाटिक पेशेंट है, वो लोग एडमिट हुआ और आप लोग का परफ्यूम से वो अस्थमा ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं होना है। इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग स्मेल को अवॉइड करना है, परफ्यूम को हल्का वाला लगाना है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म एंड पेशेंट ट्रस्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन, आप लोग को देख के फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए पेशेंट लोग को, ठीक है। आप लोग को देख के कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये नर्स अच्छा से काम करेगा, मुझे अच्छा से देखभाल करेगा। रोल मॉडलिंग, आपको देख के आपका जूनियर जो आएगा, बाद में जो आएगा, आप लोग से जो ट्रेनिंग लेगा, उन लोग का रोल मॉडल होना है आप लोग को। एग्जाम्पल, प्रमाण बोलता है ना हम लोग, अखोमिया में प्रमाण बोलता है क्या? प्रमाण होना है आप लोग को जूनियर लोग के लिए। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर पेशेंट्स, पेशेंट लोग को रेस्पेक्ट मिल जाता है हम लोग को देख के, ये मुझे इज्जत कर, उन लोग को वेल ड्रेस, वेल प्रोफेशनलिज्म को देख के पेशेंट लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को भी रेस्पेक्ट दे रहा है वो लोग, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मेकअप करके पेशेंट रूम में जाएगा तो ऐसा लगेगा कि कहाँ से आया है, ठीक है, उसी को बोला है। अदर कंसिडरेशन, अभी एक्स्ट्रा उससे बाहर में, यूनिफॉर्म, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म होना। ज्वेलरी, हाई रिस्क टू कॉज क्रॉस इन्फेक्शन, अगर हम लोग ज्वेलरी बड़ा बड़ा बैंगल्स पहन रहा है, हाँ रिंग पहन रहा है, बड़ा बड़ा इयररिंग्स पहन रहा है, तो ये सब इन्फेक्शन को कैरीज करने में हेल्प होता है। तो पेशेंट लोग ठीक होने से ज़्यादा हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके जाएगा सिस्टर लोग की वजह से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ज्वेलरी पहनने से भी कम पहनना है, ठीक है, लाइट वाला जो देखने में भी अच्छा हो और इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट हो, ठीक है। हो गया, और कुछ पूछना है क्या?